के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे महाराष्ट्र के अंदर सियासी ड्रामे के बीच में एकनाथ शिंदे समेत 16 बागी विधायकों को जारी किया गया है अयोग्यता का नोटिस देते हुए कहा गया है 27 जुलाई से पहले बताओ कि तुमको बर्खास्त क्यों नहीं करना चाहिए, यानी बगावत को लेकर दोस्तों ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसी बीच आपको बताएंगे कानूनी तौर पर इन विधायकों को जहां पर एक और नोटिस थमा दिया गया है, वहीं पर दोस्तों राजनीतिक तौर पर बड़ा ऐलान करते हुए संजय राउत ने कहा कि अपने बाप के नाम पर वोट मांगे विधायक, और कहा कि अगर बगावत करके आएंगे महाराष्ट्र तो होगा जोरदार विरोध, सड़कों पर आग तक लगेंगे। इस तरीके की धमकी संजय राउत ने खुले तौर पर दी है। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी को मिले क्लीन चिट के मामले के बाद गुजरात एटीएस ने हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी की है। बताएंगे क्या है ये पूरा मामला। इसी के साथ में उपचुनाव के नतीजे रामपुर से लेकर आजमगढ़ और आपके संगरूर तक सामने आएंगे। दोस्तों बताएंगे आपको किस सीट पर किसके जीतने के सबसे ज्यादा चांस है। इसी के साथ में ओवैसी ने बड़ा बयान देते हुए शिवसेना के अंदर चल रहे बवाल को अंदरूनी कलह और बंदरों का नाच बताया है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अग्निपथ योजना को लेकर सड़कों पर उतरे बड़ी संख्या में लोग, और मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अग्निवीर योजना को तत्काल वापस लेने के लिए कहा है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मुंबई के अंदर जो भी बवाल चल रहा है उसमें आखिरकार शिवसेना और महाविकास अघाड़ी गठबंधन की जीत होने वाली है, तो आप इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के अंदर सियासी ड्रामा जारी है। एकनाथ शिंदे की बगावत शुरू होने के साथ ही शिवसेना थोड़ा बैकफुट पर जरूर नजर आ रही थी, लेकिन अब बागियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को लेकर एक तो कानूनी तरीका और दूसरा सड़कों पर दोनों तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं। दोस्तों आपको बताते चले कि 16 बागी शिव सैनिक विधायकों को अयोग्यता के लिए नोटिस जारी किया गया है। डिप्टी सीएम के इस नोटिस का जवाब विधायकों को एक दिन यानी कल तक देना पड़ेगा, और इस नोटिस के बाद शिंदे के खेमे में हलचलें मच गई है। दोस्तों दरअसल इस नोटिस के बाद डिप्टी सीएम की तरफ से एंटी डिफेक्शन लॉ लगाकर इन सभी की सदस्यता रद्द की जा सकती है, इनको विधायकी से छुटकारा दिया जा सकता है, इन्हें सस्पेंड किया जा सकता है, जिसके बाद इन विधायकों पर दबाव बनता जा रहा है। बड़ी बात यह है कि शिवसेना ने सभी के सभी 36 विधायकों को नोटिस नहीं भिजवाया है जो एकनाथ शिंदे के साथ में खड़े हैं, बल्कि केवल 16 लोगों के खिलाफ नोटिस भिजवाया है। दोस्तों इसका सीधा मतलब है कि शिवसेना भी माइंड गेम खेल रही है, साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है इन विधायकों पर दबाव बनाने के लिए। देखते हैं इस पर कितना असर पड़ेगा इन विधायकों पर और अन्य विधायकों पर, और कौन कौन वापस लौट कर आते हैं। जो भी अपडेट इस मामले को लेकर आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर संजय राउत ने लीगल एक्शन के बाद एक और बयान देते हुए चेतावनी देते हुए कहा कि अपने बाप के नाम पर वोट मांगे बागी विधायक बाला साहब ठाकरे के नाम पर वोट मांगकर चुनाव जीत कर आए हैं, तो उनको शिवसेना का साथ देना पड़ेगा, शिवसेना के साथ में रहना पड़ेगा। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि बैठक में 6 प्रस्ताव पारित हुए हैं, जिन लोगों ने चाहे वो कितने भी बड़े नेता हो जिसने शिवसेना के साथ गद्दारी की है या बेईमानी की है, उन पर कठोर कार्रवाई करने के लिए सर्वाधिकार हमने एक प्रस्ताव के माध्यम से उद्धव ठाकरे को दे दिया है। शिवसेना बाला साहब ठाकरे की हिंदुत्व विचारधारा का पालन करेगी और संयुक्त महाराष्ट्र के विचारधारा से समझौता नहीं करेगी। शिवसेना के नेता संजय राउत ने बताया कि छठे प्रस्ताव में कहा गया है कि बाला साहब ठाकरे का नाम अगर कोई अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेगा तो हम इसे मंजूरी नहीं देंगे, उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। जिन नेताओं ने शिवसेना छोड़ी है उन्हें शिवसेना और बाला साहब ठाकरे के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए, अपने पिता के नाम पर वोट मांगना चाहिए। संजय राउत ने जोर देकर कहा कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है। उन्होंने आगे कहा कि हमें तो पता चल गया है कि शाम तक पार्टी छोड़ने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। सीएम उद्धव ठाकरे ने जो काम किया है ये काबिले तारीफ है, हम सब उनके साथ में नेतृत्व में उनके चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है। इसी बीच आपको बता दे एक और बड़ी अपडेट है, जहां पर दोस्तों गुजरात दंगे को लेकर नरेंद्र मोदी को एसआईटी ने क्लीन चिट दे दिया था, जिस क्लीन चिट का विरोध करते हुए दोस्तों जाकिया जाफरी की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खारिज करते हुए कह दिया कि ये राजनीति से प्रेरित मामला है, इस मामले में अब कुछ बचा नहीं है, और आरोप को खारिज कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि इस दौरान कोर्ट की तरफ से एक और टिप्पणी की गई, जो अपने आप में इस टिप्पणी के कई सारे मायनों को सामने लेकर आती है। आपको बताते चले कि जस्टिस AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि एसआईटी रिपोर्ट को स्वीकार करने वाले गुजरात के मजिस्ट्रेट के द्वारा पारित किए गए 2012 के आदेश को बरकरार रखते हुए जाकिया जाफरी की याचिका में अब कोई दम नहीं बचा है। तीस्ता सीतलवाड़ की और जांच की जरूरत है, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए जाकिया जाफरी की भावनाओं का इस्तेमाल कर रही थी। इस टिप्पणी के बाद दोस्तों गुजरात एटीएस ने तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि अब ये मामला काफी आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक और बड़ी अपडेट की माने तो उपचुनाव के नतीजे दोस्तों आज सुबह 8 बजे से लगातार आने की खबरें सामने आ रही है। आपको बताते चले कि कुल मिलाकर जिन सीटों पर सबसे ज्यादा लोगों की नजरें हैं उनमें सबसे पहली सीट है आजमगढ़, जहां से अखिलेश यादव सांसद हुआ करते थे, अपनी सीट उन्होंने छोड़ दी है। और दूसरी सीट है रामपुर की, जहां से सांसद हुआ करते थे आजम खान दोस्तों, और इन दोनों सीटों पर ही मुकाबला कड़ा है, तीनों पार्टी के बीच में है मुकाबला। देखते हैं कौन जीत पाता है चुनाव। जो भी अपडेट इस मामले को लेकर आती रहेगी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन जो लोगों के द्वारा प्रेडिक्शन किया जा रहा है, जो एक तरीके से लोग बता रहे हैं, वो स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं कि दोनों की दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। दोनों के दोनों सीटों पर कहीं मुकाबला देखने को नहीं मिल रहा है। आप लोग के सामने अभी क्या अपडेट है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर
ओवैसी का बड़ा बयान। शिवसेना के अंदर जारी अंदरूनी कलह को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि यहाँ पर बंदरों का नाच चल रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना के अंदर चल रही बगावत और आपसी मतभेद के मामले को लेकर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है। दोस्तों, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं महाराष्ट्र में चल रहे खेल पर नजर बनाए हुए हूँ। हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ के बंदरों को नचाया जा रहा है, एक झाड़ से दूसरे झाड़ पर भेजा जा रहा है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कुदाया जा रहा है। इस तरीके की चीजें यानी खुले तौर पर बंदर नाच देखने को मिल रहा है। उनकी तरफ से ये टिप्पणी की गई है। आप लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं तो लिखकर जरूर बताएगा अपनी राय। इसी के साथ में दोस्तों, केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार को भाजपा ऑफिस के घेराव के लिए स्टूडेंट और पुलिस में आपस में मतभेद हो गया। बीजेपी ऑफिस के पास पहुंचते ही लोग बैरिकेडिंग की और लपके। वहां पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने की पूरी ताकत लगाकर कोशिश की। स्टूडेंट और पुलिस कर्मियों के बीच में देर तक तनातनी चलती रही। कभी स्टूडेंट्स पुलिस कर्मियों को पीछे धकेल देते थे तो कभी पुलिस कर्मी स्टूडेंट को बैरिकेडिंग से पीछे धकेल देते थे। इस तरीके से लगातार प्रदर्शन जारी रहा। बाद में स्टूडेंट ने मौके पर ही सभा लगा दी दोस्तों और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आपको बताते चले कि स्टूडेंट ने जहां अग्निपथ योजना के विरोध में भाजपा ऑफिस का घेराव करने की घोषणा की थी, वहीं पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी ठंडे मीठे पानी से इन लोगों का स्वागत करने की बातें कही थी। ऐसे में सुबह से ही बीजेपी कार्यकर्ता ऑफिस के बाहर छबील लगाकर खड़े हुए थे। प्रदर्शन के बाद 10 बजे तक समय तय किया गया था, लेकिन 12:30 बजे तक नारेबाजी चलती रही। भाजपा ऑफिस पर जोरदार विरोध जारी रहा। ये बड़ी खबर दोस्तों राजस्थान से जुड़ी हुई आई है, यानी कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पर जनता के द्वारा प्रचंड विरोध नहीं किया जा रहा, लेकिन मीडिया आजकल केवल महाराष्ट्र के मुद्दों में फंसा हुआ है। एक और अपडेट की माने तो बीजेपी नेतृत्व पर लगातार हमलावर रहे मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि अग्निवीर योजना वापस लेने की मांग करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि इस योजना को वापस ले ले। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर ये बार बार अपील कर रहा हूं। ये योजना नौजवानों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि ये योजना बताती है कि सरकार और गाँवों के बीच में दूरी बढ़ रही है। राज्यपाल ने युवाओं से आग्रह किया है कि प्रदर्शन करते वक्त हिंसा न करे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना उनका अधिकार है। इसी के साथ में उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो मुख्यमंत्री वादा कर रहे हैं कि अग्निवीरों को नौकरी दिया जाएगा उनकी सरकारों में, उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। ये उन लोगों को खुद भी नहीं पता है, तो कैसे अग्निवीरों को नौकरी दे पाएंगे। सेना अधिकारियों के द्वारा सरकार का बचाव करने को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। राज्यपाल ने कहा कि ये गलत है, इस तरीके से सेना के अधिकारियों के द्वारा सरकार का बचाव किया जाना ठीक बात नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल फैसले हैं। इस पर सरकार को जिम्मेदारी से जवाब देना चाहिए, ना कि सेना के अधिकारियों को जस्टिफाई करना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों ने देखा था किस तरीके से सेना के कई अधिकारियों ने जो टिप्पणी की थी उसकी कड़ी आलोचना भी हो रही है। आप लोग की क्या कुछ राय है इस मामले को लेकर, लिखकर जरूर बताइएगा। क्या सेना के लोगों को, खासकर सेना के बड़े बड़े अधिकारियों को पॉलिटिकल कमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि देश के अंदर पॉलिटिक्स अलग होती है और देश की सुरक्षा का मामला अलग होता है। देश की सुरक्षा और तमाम तरीके के जो सेना से जुड़ी चीजें होती है उस पर पूरा का पूरा देश एक साथ एकजुट रहता है, लेकिन पॉलिटिकल मामले को लेकर देश के अंदर कई सारे डिवाइड रहते हैं और इसीलिए सेना के अधिकारियों को इस तरीके के बयानबाजी नहीं देनी चाहिए जिससे सरकार को जस्टिफाई करे या फिर सरकार के किसी पॉलिसी के साथ में सेना का अधिकारी खड़ा रहे और ये कह दे कि ये पॉलिसी वापस तो नहीं होगी। इस तरीके की टिप्पणी करना अपने आप में गलत बात है। दोस्तों, आप लोग की क्या कुछ राय है इस मामले को लेकर, लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस से वडोदरा के अंदर देर रात मिले हैं। सरकार गठन को लेकर भी चर्चा की गई है, यानी गुवाहाटी में पहले सभी विधायकों की मौजूदगी को लेकर खबर सामने आई थी, लेकिन रातों रात अचानक से गुजरात पहुंच गए, जहां पर जाकर देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात भी हुई है। दोस्तों, ये खबरें सोशल मीडिया से लेकर तमाम तरीके के न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से देना शुरू कर दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि मोल भाव लगातार चल रहा है। कितने पैसे में डील होगी तो आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस मामले को लेकर विदर्भ की एक लोकल पत्रकारिता ने बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया है और एक सवाल भी पूछा है कि क्या 3000 करोड़ का खेला हुआ है। जनता जानती है कि इनकी गंदी गंगा में कोई दूध का धुला नहीं है। सभी के सभी अपने हितों को बचाने के लिए होटल में बैठे हैं। इन सभी का जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है। एक और बड़ी खबर की माने दोस्तों तो नरेंद्र मोदी तो SIT के द्वारा मिली क्लीन चिट के मामले को लेकर दोस्तों तो याचिका दाखिल की गई थी, जिसे खारिज भी कर दिया गया था। उसको लेकर ये बड़ी अपडेट है। पत्रकार श्याम मीरा सिंह की तरफ से ट्वीट करते हुए कहा गया कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज तक टीवी चैनल अपने स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ी 8 सितंबर 2008 की खबर में ये कह रहा है कि गुजरात दंगों की न केवल आपको जानकारी थी बल्कि आपकी सहमति भी थी। कल सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्लीन चिट पर मुहर लगा दी। इस चैनल का स्टिंग ऑपरेशन गलत है या सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन गलत है, ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात दंगे RSS, VHP और बजरंग दल की सुनियोजित साजिश थी। नरेंद्र मोदी की इसमें सहमति थी। आज तक चैनल की तरफ से 2008 के अंदर स्टिंग ऑपरेशन में दावा किया गया था। श्याम मीरा सिंह की तरफ से दोस्तों जानकारी दी गई है। वहीं उन्होंने आगे लिखा कि अगर तीस्ता सीतलवाड़ को अरेस्ट किया जा सकता है तो क्या नरेंद्र मोदी की पुलिस आज तक चैनल के मालिक को भी अरेस्ट करेगी। ये सवाल दोस्तों उन्होंने पूछा है। आप लोग किस पर क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं
एक और बड़ी खबर का, जहां पर 11 प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है, सिर्फ एक प्रदेश के अंदर कोई मुस्लिम मंत्री है, यानी हिटलर के रास्ते पर चल रहा है इंडिया। इस तरीके से ओवैसी ने बयान दिया है। दोस्तों इसके पीछे कई सारे कारण हैं। ओवैसी ने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, लेकिन आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कई और भी आरोप लगाए हैं। एक और बड़ी अपडेट की माने दोस्तों, तो देश भर के अंदर सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। कहा बीजेपी से जुड़े हैं करोड़ों के लेन देन के तार। कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि भारत के आज तक के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले के तार बीजेपी से जुड़े हैं। कांग्रेस ने कहा कि DHFL नाम की कंपनी ने 17 बैंकों से कंसोर्शियम को 34,000 करोड़ का चूना लगा दिया, उसका बीजेपी से गहरा संबंध है। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सिनेट ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे मामले को सामने रखते हुए बताया कि किस तरीके से DHFL अलग अलग वर्षों के अंदर बीजेपी को करोड़ों का चंदा देती रही। सिनेट ने पूरे मामले को लेकर समय रेखा के साथ जानकारी सामने रखी है। उन्होंने बताया कि 2010 से लेकर 2018 के बीच में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई में 17 बैंकों के कंसोर्शियम ने DHFL को करीब 42,000 करोड़ का कर्ज दिया। DHFL एक नॉन बैंकिंग कंपनी है जो बड़े बैंकों से कर्ज लेकर ग्राहकों को छोटे छोटे लोन देती है, लेकिन इस कंपनी ने धीरे धीरे बैंकों को कर्जा लौटाना बंद कर दिया। सिनेट ने बताया कि जब डिफॉल्ट शुरू हुआ तो बैंकिंग कंसोर्शियम ने स्पेशल ऑडिट कराया, जिसमें 2015 से लेकर 2019 के बीच में लेन देन की जांच की गई, तो सामने ये आया कि बहुत बड़ा घोटाला है दोस्तों, धोखाधड़ी है। कंपनी ने अपने खातों में गड़बड़ी की है, राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड किया है। पैसे का इस्तेमाल DHFL के प्रमोटर कपिल और दिनेश वधावन ने निजी संपत्ति खरीदने के लिए किया है। सुप्रिया सिनेट ने कहा कि CBI ने इस घोटाले में अब तक देश के सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला करार दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि आज तक का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड किसी बैंक में अगर हुआ है तो मोदी सरकार के नाक के नीचे हुआ है, जिसे CBI ने रजिस्टर किया है। सिनेट ने कहा कि लेकिन इसमें बड़ी खबर यह है कि मार्च 2021 में CBI ने प्रधानमंत्री आवास योजना में DHFL और उसके प्रमोटर को आरोपी करार देते हुए केस दर्ज किया था। उन्होंने बताया कि कंपनी ने एक हवाई बांद्रा ब्रांच खोली थी और कागज पर इन कंपनी को दिखाकर इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,60,000 ऋण के खाते खोले गए थे दोस्तों, यानी एक तरीके से यहाँ भी कमाया गया है। कुल मिलाकर कई सारे और भी आरोप उन्होंने लगाए हैं। बता दें आपको कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, जिसको लेकर जानकारी जल्द से जल्द खुलकर जनता के सामने आनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को इस मामले को लेकर जोरदार तरीके से जनता के बीच जाना चाहिए। दोस्तों आप लोग की क्या कुछ राय है, लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी अपडेट की माने तो बागी MLA तानाजी सावंत के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है। ठाणे के अंदर धारा 144 लागू कर दी गई है। सियासी विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दिया गया है। महाराष्ट्र में सियासी भूचाल मचा हुआ है। सत्ता से उद्धव ठाकरे का जाना लगभग तय माना जा रहा है। उद्धव सरकार के कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे से बागी होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा कई सारे विधायकों ने खोला है, जिसमें 42 विधायक बताए जा रहे हैं, लेकिन इनके अब दफ्तरों, इनके घरों पर हमला होना शुरू हो गया है। दोस्तों शिव सैनिकों ने कई जगह जाकर तोड़फोड़ की है। कुछ ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसमें शिव सैनिकों ने विरोध करते हुए तानाजी सावंत के कार्यालय में तोड़फोड़ की है और कहा कि हमारे शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे को परेशान करने वाले सभी देशद्रोही और बागी विधायकों को इसी तरीके से हम परेशान करेंगे, उनके खिलाफ इसी तरीके की कार्रवाई करेंगे। दोस्तों काफी एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं शिवसेना के कार्यकर्ता नेता। एक और बड़ी खबर की माने तो अखिलेश यादव ने एक न्यूज शेयर करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना की वजह से उत्तर प्रदेश में एक युवा विकास पटेल ने आत्महत्या कर ली है। ये खबर बेहद दुखद है। भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी युवा शक्ति कुछ लोगों के दम्भ के बलि चढ़ रहे हैं। शायद विकास की ये शहादत ही सत्ताधारियों को अहंकार की नींद से जगा पाएगा। एक और अपडेट ये है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को तैयार कोलकाता पुलिस ने एक और समन भेजा है, लेकिन अभी तक पुलिस के सामने नहीं पहुंची है नुपुर शर्मा। दोस्तों यह दूसरी बार है जब नुपुर शर्मा ने शहर पुलिस को नजरअंदाज कर दिया है। इससे पहले उन्हें कोलकाता पुलिस के पूर्वी उप नगरीय डिवीजन के तहत नारकेल डांगा पुलिस स्टेशन से नोटिस भेजा गया था, जहां पर 30 जून को पुलिस स्टेशन में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कहा गया था दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं पहुंची है और इग्नोर कर दिया है। एक और बड़ी अपडेट की माने तो BPSC की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी दोस्तों। प्रश्न पत्र वायरल हो गया था और लीक हो गया था, जिसको लेकर जोरदार बवाल भी देखने को मिला था। और जिन्होंने कई सालों तक तैयारियां की है, जो दिन रात पढ़ते हैं, उनके लिए सबसे बुरी स्थिति तब सामने आई जब वो पेपर देकर निकले और उनको पता चला कि पेपर तो लीक हो गया है। बाद में पेपर को कैंसिल करना पड़ा। आनंद फानन में कई सारे अधिकारियों को, कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो ये कि बिहार लोक सेवा आयोग के 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा प्रश्न पत्र वायरल के मामले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने जिले के अंदर एक केंद्र अधीक्षक शक्ति कुमार को गिरफ्तार किया है दोस्तों। और ये जनता दल यूनाइटेड से जुड़ा हुआ व्यक्ति बताया जा रहा है, जिसको लेकर बवाल तो और ज्यादा उग्र होना ही था। आपको बता दें कि जब आरोप लगे जनता दल यूनाइटेड पर, तो इस पर जवाब देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कई सारी बातें की है दोस्तों। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो पहले हुआ करती थी लोक समता पार्टी, जो जनता दल यूनाइटेड में विलय हो गई है, उसके करीबी बताया गया है ये व्यक्ति, जिसका नाम शक्ति
दीप्ति कुमार है जो गया जिले के डेल्डा स्थित राम शरण सिंह इवनिंग कॉलेज के प्राचार्य हैं। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के क्रम में आरोपी ने स्वीकार किया है कि उसने ही प्रश्न पत्र के सी सेट को स्कैन करके कपिल देव नाम के व्यक्ति को भेज दिया था और प्रश्न पत्र वायरल हो गया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया है। एक और बड़ी अपडेट की माने दोस्तों तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बयान देते हुए कहा कि 25 जून 1975 आज ही के दिन हमारे गौरवशाली लोकतंत्र की हत्या कर तत्कालीन सरकार ने देश के अंदर आपातकाल की घोषणा कर दी थी, जो इतिहास में सबसे काले दिनों में से एक है। इसके विरोध में उठी हर आवाज को मेरा सादर नमन है। दरअसल दोस्तों इमरजेंसी 1975 में लगाई गई थी, जिसको लगाए हुए तकरीबन 45 साल हो गए हैं। दोस्तों इस मामले को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया अब इमरजेंसी की आलोचना कर रहे हैं, जिस पर लोगों ने ट्वीट करते हुए कहा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इस तरीके से निशाना साधा गया है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी सरकार में मंत्री हुआ करते थे, गांधी परिवार का जब किया करते थे, लेकिन अचानक से जब अब भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं तो इमरजेंसी काला दिवस बता रहे हैं। दोस्तों एक और बड़ी खबर की माने तो भाजपा ने मनाया काला दिवस, कांग्रेस के खिलाफ किया प्रदर्शन। एक और बड़ी अपडेट ये है कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के अंदर सीएम अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवत मान ने किया रोड शो। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहुंचे, जहां पर जाकर उन्होंने रोड शो किया है। शनिवार को ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कुल्लू पहुंचे थे दोस्तों, जिसके बाद रोड शो की खबरें सामने आ रही है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें 38 विधायकों के परिवारों की सुरक्षा वापस ले ली गई है। एकनाथ शिंदे ने लगाया है आरोप तो उद्धव ठाकरे सरकार ने दिया है इस पर जवाब। वहीं पर द्रौपदी मुर्मू के समर्थन जुटाने के लिए एक के बाद एक विरोधी दलों से बीजेपी के नेता मुलाकात भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं फोन पर। और इसी कड़ी में दोस्तों सबसे ज्यादा असमंजस की स्थिति में अगर कोई फंसा है तो वो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो एक ट्राइबल पार्टी है। झारखंड के अंदर सरकार चला रहे हैं लेकिन यूपीए गठबंधन में है, और भारतीय जनता पार्टी सरकार या यूं कहिए एनडीए गठबंधन की तरफ से जो कैंडिडेट दिया गया है वो भी ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं। तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो एनडीए के कैंडिडेट का समर्थन करेंगे या फिर दोस्तों यूपीए के कैंडिडेट का समर्थन करेंगे। एनडीए का कैंडिडेट उनके लिए सबसे ज्यादा आसानी से समर्थन करने के पीछे कारण हो सकता है, क्योंकि वो खुद ट्राइबल पार्टी है और किसी ट्राइबल कैंडिडेट को सपोर्ट करना उनकी राजनीति का एक सबसे बड़ा फैसला भी हो सकता है दोस्तों। और अमूमन ट्राइबल पार्टी के तौर पर जाने जाते हैं, तो हो सकता है एनडीए कैंडिडेट का समर्थन करेंगे। हालांकि इसको लेकर अभी कुछ राय स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यूपीए गठबंधन के कैंडिडेट का समर्थन करने की बात कही है। वहीं पर मायावती भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के साथ में खड़ी रहेंगी, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है। वहीं आपको बताते चले कि महाराष्ट्र के अंदर सियासी उठापटक के बीच में सीएम गहलोत का केंद्र सरकार पर तीखा हमला। एक और बड़ी अपडेट ये है दोस्तों कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला गया जिसमें सिफूजी जय हिंद की तरफ से कहा गया कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ में मुलाकात हुई है, अग्निपथ को मेरा समर्थन और विनम्र सुझाव प्रपेशित किए हैं। इस तरीके से टिप्पणी की गई है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग तंज कसते हुए कह रहे हैं कि यही व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एडवाइजर का काम करता है। हो सकता है इसी से पूछकर अग्निपथ जैसी स्कीम लेकर आई गई है दोस्तों। हालांकि जनता में जोरदार विरोध देखने को मिला है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के खिलाफ केस दर्ज हो गया। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ की गई आपत्तिजनक ट्वीट के मामले को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि कोलकाता पुलिस के बाद मुंबई पुलिस ने भी नुपुर शर्मा को दूसरी बार समन भेजा है। धार्मिक टिप्पणी के मामले को लेकर उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है। इसी के साथ में दोस्तों बागियों को बीजेपी की आखिरी चेतावनी। महामंत्री ने कहा कि समर्थन करे वरना 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के अंदर पंचायत और निकाय चुनाव का ऐलान होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी में भी बागियों की संख्या बढ़ती जा रही है। निकाय चुनाव में पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं उनके ही अपने उम्मीदवार, बागी उम्मीदवार। उन सभी से कहा गया है कि आप समर्थन करिए, अपना नामांकन वापस लीजिए, वरना अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसी के साथ में गद्दारों को माफ नहीं किया जाएगा। शिवसेना की जीत होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोले आदित्य ठाकरे, कहा हम आगे और जल्दी कुछ बड़ा फैसला लेंगे। इसी के साथ में राजस्थान में बीजेपी के नेता गजेंद्र शेखावत ने बयान देते हुए कहा था कि अगर अंतिम मौके पर सचिन पायलट पीछे नहीं हटते तो हम राजस्थान के अंदर भी अपनी सरकार बना लेते, बीजेपी सरकार बना लेती। इस बयान को दोस्तों अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सामने रखते हुए जनता से पूछा है कि इन्हीं लोगों पर आप विश्वास करेंगे क्या? ये लोग जो सरकार गिराने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं, भाजपा के लोग बेशर्मी के साथ ये कहते हैं कि वो सरकार गिराने के लिए काम कर रहे थे। ये इनकी बेशर्मी है भाजपाइयों की। गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो बयान दिया है वो साफ तौर पर ये स्वीकार कर रहे हैं कि भाजपा राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार को, चुनी गई सरकार को, फुल मेजोरिटी की सरकार को गिराने के पीछे पड़ी हुई है। एक और अपडेट की माने तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के गन कंट्रोल लॉ पर किए गए हस्ताक्षर के मामले को लेकर कई जगह विरोध हो रहा है दोस्तों। वहीं आपको बताते चले कि एक और बड़ी अपडेट है कि उमा भारती ने बीजेपी से कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की सांस्कृतिक स्थिति का इस्तेमाल न किया जाए। वहीं पर नेशनल हेराल्ड केस मामले को लेकर राहुल गांधी से पूछताछ पर अभिषेक मनु सिंह भी बोले, कहा हमारे समय में ईडी थी, आजकल इलेक्शन डिपार्टमेंट। गांधी गोडसे कांग्रेस अध्यक्ष पर भी बोले, कई सारी बातें
उन्होंने सामने रखी है। ईडी को इलेक्शन डिपार्टमेंट बताया है, यानी ईडी की फुल फॉर्म जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है उसको इलेक्शन डिपार्टमेंट बताया है। दोस्तों तंज कसा है उन्होंने। आप लोग इस पर क्या कुछ राय रहेगी लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर संजय राउत महाराष्ट्र के अंदर एग्रेसिव है, तो दिल्ली के अंदर संजय सिंह ने भी मोर्चा संभाल रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्कीम पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम ने पहले कहा कि पकौड़ा तलो फिर पान बेच लो और अब गोबर योजना आई है। सुधांशु त्रिवेदी ने इस मामले को लेकर जवाब दिया है। दोनों के बीच में तीखी बहस देखने को मिली है। इसी के साथ में गुवाहाटी होटल की बुकिंग 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है, जिस पर तंज कसते हुए सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि मतलब ये डर साफ है कि शिंदे के साथ जो एमएलए है वे मुंबई जाते ही टूट सकते हैं। इस कैंप में टेंशन है। बंधक एमएलए का धैर्य जवाब दे रहा है। उधर उद्धव ठाकरे कैंप का विश्वास बढ़ता जा रहा है। वहीं पर दोस्तों एकनाथ शिंदे का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मीडिया के सामने वो नजर आ रहे हैं, लेकिन मीडिया के सामने सही से खड़े नहीं हो पा रहे। इसको लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि शिंदे क्या नॉर्मल है? जिस तरीके से वो चल रहे हैं, यहाँ तक कि बोल भी नहीं पा रहे, आखिर किस चीज पर इतने हाई हैं? इस तरीके से उन्होंने सवाल पूछा है। दोस्तों आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी लिखकर जरूर बताइएगा। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। और ऐसे में एक और बड़ी अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला पहुंच गया है, तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। वहीं पर कश्मीरी पंडितों ने अपनी मांग को लेकर फिर से जोरदार प्रदर्शन किया है। अगर आप लोग को खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों साथ में जुड़े रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।